अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तानी बरामदात की माली साल 2021-22 की रिपोर्ट के ऊपर अगर मजमूई तौर पर जायज़ा लें तो 32 अरब में से मजमूई तौर पर 24 अरब के लगभग बरामदात सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की हैं। लेकिन इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर शदीद बहरान में है। गैस की बंदिश 1 जुलाई से 8 जुलाई तक की गई है, जबकि 9 जुलाई से छुट्टियां शुरू होंगी। 12 जुलाई तक ये कमोबेश 12 दिन बनते हैं, 12 अयाम। 5 दिन गुजरने के बावजूद ताहाल कोई भी ऐलान ना किया गया, जिस बुनियाद के ऊपर इस वक्त प्रोसेसिंग मुकम्मल तौर पर क्लोज़र की तरफ है। लेकिन इसके साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी परेशान है कि मुस्तकबिल करीब में आखिरकार क्या होगा। क्या बरामदात बढ़ेंगी, बरामदात कम होंगी? क्योंकि हालात ये बताते हैं कि बरामदात का डेप्थ हमें नज़र आएगा जो कि गुज़श्ता 2 महीनों में नज़र आया। हमारे साथ मैन्युफैक्चरिंग से मौजूद हैं साबिक सेंट्रल चेयरमैन एप्टपमा रिजवान अशरफ साहब, उनके साथ जिलानी साहब मौजूद हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। सबसे पहले रिजवान भाई की तरफ बढ़ूँगा। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त गवर्नमेंट ने नए माली साल के अंदर टारगेट रख दिया $31 बिलियन का। क्या लग रहा है सिचुएशन के अंदर हम प्रिवेल करेंगे 31 बिलियन के लिए, जहां अभी तक गैस सप्लाई मअतल है? बिलाशुबा पीएम शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर सख्त नोटिस लेके ये आगे कहा है हुक्मनामा कि इसको फिलफौर बहाल किया जाए और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन ये किसी को नहीं पता आने वाले दिनों में कैप्टिव के ऊपर रेट क्या होंगे, बिजली के रेट टैरिफ क्या होंगे, वो भी 30 जून तक ख़त्म हो चुके हैं। सिचुएशन आपको क्या लग रही है, प्रिवेल क्या करेगी आने वाले दिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और बहुत आसान नहीं है इस विकेट पे खेलना। देखें, एक डॉक्यूमेंट है जो टेक्सटाइल पॉलिसी की शक्ल में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में पड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली पिछली हुकूमत भी उसे अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग तक ही रही और उससे आगे ना बढ़ सकी। उसमें हर चीज़ डिटर्मिन थी कि ये टैरिफ होगा और बिजली का, गैस का, और उसके अलावा बेशुमार जो हमारी सजेशंस थी उसमें इनकॉर्पोरेट की गई। असल में पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो सबसे जो ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल का है। आप अगर परसेंटेज में देखते हैं तो 50% से ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर ही एक्सपोर्ट कर। अब कोर कॉम्पिटेंसी अगर हम देखें तो वो टेक्सटाइल में ही है। हमें अगर कोई बूस्ट मिलेगा तो इसी सेक्टर से मिलना है फौरी तौर पे, क्योंकि यहाँ पे अभी हम उस हाई टेक इंडस्ट्री की तरफ नहीं गए जो कि आपको छोटे यूनिट से ज़्यादा पैसे आते हों। तो टेक्सटाइल पे फोकस थे। हमने ये बात कही कि टेक्सटाइल पॉलिसी को ऑप्ट करें जिसके सेलिएंट फीचर मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो एनर्जी का टैरिफ है वो कंपैटिबल हो विद आवर कंपेटिटर्स, ठीक, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अब उसमें आप देखें कि अभी जो हमें नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट ने LNG के सौदे नहीं कर सकी, और अभी आप जैसे ख़ुद बता रहे हैं कि गैस की बंदिश है कैपेटिव के लिए, और बिजली जो है वो पूरी तरह अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी 12-12 घंटे की लोड शेडिंग चल रही। या तो बिला तातुल बिजली दी जाए कि जी आपको आपके जो फीडर हैं उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब उससे आपका प्रोडक्शन लॉस आएगा। जब प्रोडक्शन लॉस आता है तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ती है, हमारा कंपेटिटिवनेस नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये चैलेंजेस है। अभी बिजली पूरी नहीं हो पा रही, गैस में हमारे पास शॉर्टेज है, फिर इंपोर्ट पे अभी बहुत सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो लगना शुरू हो गई हैं, और इंपोर्ट वैसे मुश्किल होती जा रही है। डॉलर अवेलेबल नहीं है। मतलब मेरी अगर डाइज केमिकल की कंसाइनमेंट है कोई, वो इंपोर्ट मैं नहीं कर पा रहा, जो कि मेरी जेन्युइन ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि हम खुद कफ़ील नहीं हैं। तो हमें डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे। अगर आप इंपोर्ट पे बिल्कुल एक बैन लगा देंगे, या मुख्तलिफ जैसे वो कहते हैं ना नॉन टैरिफ काइंड ऑफ चीज़ें कि जी आप उन ऐसे बैरियर्स लगा दें ताकि कोई इंपोर्ट ना करे, तो ये बैरियर्स लग रहे हैं। अगर वो बैरियर्स लगते रहें तो अल्टीमेटली मेरी प्रोडक्शन बिल्कुल सफ़र होगी, बंद हो जाएगी। अब यही हालात नज़र आ रहे हैं हमें आने वाले दिनों में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बैठ के पूरी पॉलिसी जो है उसको दोबारा बेशक रीविज़िट करें, हम मिलें और गवर्नमेंट के साथ बैठें और कहें कि यार ये टेक्सटाइल पॉलिसी है, ये सेलिएंट फीचर है। आपने देखा है परफॉर्मेंस हुई है, 4 से 6 बिलियन डॉलर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है पिछले 1 साल में, और वो जब आप 24 बिलियन से थे आज आप 30-31 बिलियन पे आ गए हैं। उसमें 4 बिलियन से ज़ायद का जो एक्सपोर्ट है वो कपड़े ने परफॉर्म दिया। तो इसी तरह अगर हम 1 साल और इसको लेके चलें, टैरिफ रैशनलाइजेशन हो, इंपोर्ट जो है उसमें आसानियाँ हों हमारे, फिर आप देखें
एक सप्लाई चेन के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। कैन यू बिलीव के 12,000 से 13,000 डॉलर जो है वो जो आपका फ्रेट है वो भी आपको हर्ट कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है। एक तो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है, फिर लोकल इन्फ्लेशन है। इससे फिर ये नज़र आ रहा है कि जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं वो कोई बहुत एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आज हम बैठ के इन चीज़ों को पूरी तरह एड्रेस करने में कामयाब हो जाएं तो तभी हम वहाँ पहुँचेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने एक बात की कि हमने जी इन्फ्लेशन जो है वो 11.5% पे लेके आनी, आज 23-24% पे इन्फ्लेशन है, उसमें आपका इंटरनेशनल इन्फ्लेशन भी शामिल है। तो आप टारगेट्स कम से कम रैशनल होने चाहिए। वो भी उसी वक्त मुमकिन होगा जब आपकी जीडीपी का ग्रोथ बेहतर होगा। देखिए ना, आप लोगों का इनकम को इंक्रीज़ करें, अपलिफ्ट करें। आप ये नहीं कर सकते कि जी बाहर से अगर हमारी फूड कमोडिटी इंपोर्टेड हैं, जैसे एडिबल ऑयल है, या तो हम उसे लोकली किसी तरह प्रोड्यूस करें, या फिर हम उसको कैसे कम कर सकते हैं प्राइस। पीओएल की मिसाल आपके सामने, पेट्रोल की, हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद यहाँ उस पर लेवी लगती है या उससे पुल की जाती है, जो आप कहते हैं जी सब्सिडी दी गई। अब यही हालात बिजली और गैस के हैं। अब गवर्नमेंट अगर कहे कि हमने सारी सब्सिडी वापस ले लेनी है और जो कॉस्ट करेगा, अब उसमें मिफ्ता इस्माइल ने ये बात कही कि 2 बिलियन की गैस हम हवा में उड़ा देते हैं, $2 बिलियन की, तो बहुत बड़ी है ये। यूएफजी को आप चेक करें, फिर बिजली की चोरी को चेक करें, अपने लॉसेस को चेक करें, फिर आप आके टैरिफ रैशनलाइजेशन की तरफ आएँ। ये सर्कुलर डेट सिर्फ आप रेट की वजह से नहीं हो रहा, और भी वजूहात हैं। उन वजूहात को एड्रेस ही कोई नहीं करना चाह रहा, कोई कोशिश नहीं हो रही। तो बिजली को हम बचाएं वहाँ से जहाँ ये अनप्रोडक्टिव है, और वहाँ दें जहाँ से हमें मुल्क की इकॉनमी को बेहतरी आएगी। तो इसी तरह गैस की पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारे लिए तो हमारी समझ से तो तकरीबन बाहर होती जा रही कि कैसे ये निज़ाम चलेगा। अगर मेरी इंपोर्ट्स रुक गई, मेरे डाइस केमिकल रुक गए, मेरी गैस रुक गई, मेरी बिजली रुक गई, तो कैसे चलाएंगे हम? ये कोई स्टोन एज में तो नहीं हम जा रहे कि जी पैरों से खड्डियाँ चला करेंगी और कढ़ाइयों में हम डाई किया करेंगे। ये नहीं है अब निज़ाम है कि अब हमने टेक्नोलॉजी ऑप्ट की हुई है, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर से बेहतर क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। आपने टर्फ के थ्रू इतने बड़े बड़े लोन दे दिए कि जी मशीनरी मंगवाएं, और वो टर्फ के ज़रिए इतने बड़े बड़े लोन दे दिए और वो मशीनरी यहाँ मंगवाएं। अब वो मशीनरी यहाँ आके स्क्रैप थोड़ी करनी है हमने, वो तो स्क्रैप हो जाएगी। कि 1.5 करोड़ की एक एयरजेट लूम यहाँ पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं। एक तो आपने फॉरेन एक्सचेंज अपना दे दिया, और दूसरा ये है कि यहाँ पे आपके पास चलाने के लिए बिजली नहीं है, गैस नहीं है। चलाने के लिए बिजली गैस नहीं है। और जिला साहब बहुत ब्रीफ उन्होंने एक, मैं कहता हूँ पूरे ओवरलुक दे दिया है। क्या समझे, प्रोसेसिंग के ऊपर तो सारे बादल हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आपका किसी चीज़ की इंपोर्ट मटेरियल की, फिर इन बिजली का टैरिफ, फिर इसके अलावा गैस बंदिश। तो कहाँ खड़ी है प्रोसेसिंग यूनिट जो 80% तो पहले बंदिश के ऊपर खड़ी थी, मज़ीद बंदिश होगी तो ये प्रोसेसिंग सेक्टर बंद होगा, दोनों के दरमियान है, मिड पॉइंट है, तो सब कुछ रुक जाएगा। ये प्रोसेसिंग यूनिट जो है ना, ये वो कश्ती है जो इस वक्त बिल्कुल डूब रही है। इसको सहारा चाहिए, पहले सुराख बंद हो, इसको कोई अच्छी कोई पॉलिसी ला के, पॉलिसी भी छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी पॉलिसी चाहिए इसके लिए, इसको बचाने के लिए। क्योंकि अगर ये बचेगी तो करोड़ों जो मुलाजमतें हैं, करोड़ों घर हैं, वो जॉब करेंगे, वो बचेंगे। वरना ये इस वक्त जो कंडीशन चल रही है ना, वो ये डूब रही है, बिल्कुल डूब रही है। और जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो इस कोई तवज्जो भी नहीं दे रहे। हर चीज़, जैसे रिजवान भाई ने बताया कि हर चीज़ महंगी से महंगी की जा रहे हैं, तो ये कोई भी पॉलिसी हमें तो नज़र नहीं आ रही, और आगे अंधेरा नज़र आ रहा है। टेक्सटाइल पॉलिसी जो है ना, है ही कोई नहीं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल डूब रही, बंद होती नज़र आ रही है। प्रोसेसिंग यूनिट पे एक और ख़तरा मंडराने लगा है कि पावर लूम ने कपड़े का रेट ग्रे का वो बढ़ा रहे हैं ऊपर। अब उसकी वो जो अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग, लेकिन आपसे जिसने लेना उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिलो है। आप लोगों के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ चुकी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर इस पर बियर कर रहा है। लेकिन ये प्रिवेल कर गया तो फिर क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मुश्किलात भी सहे, उसके बाद रेट्स भी और कीमतें भी, फिर प्रेशर भी और सब कुछ सहे। ये सारी चीज़ें मिलके तो इसको बंद कर रही हैं। ये सारी जो है रेट कोरे के बढ़ गए, केमिकल के बढ़ गए, इसी वजह से तो टेक्सटाइल बंद हो रही है। अब जैसे लूमों ने कहा कि 22 तारीख तक हमने बंद करना है, तो उसके बाद डेफिनेटली अगर लूमें बंद होगी तो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग भी बंद हो जाएगी।
गवर्नमेंट से क्या मुतालबा, क्योंकि एप्टप्मा ने इसके बाद 2 से 3 बार मुतालबा किया है कि गैस सप्लाई बहाल करने के साथ टैरिफ भी बताएं कि हमें कितने की गैस पड़नी है, बिजली कितनी की पड़नी। बल्कि एक बड़ा मेन इशू है जो मैं रिजवान साहब के सामने आपके सामने रखूँगा कि बहुत सारे आपके लोगों ने कैप्टिव के साथ दरखास्तें दी हुई हैं, 2-2 ढाई साल हो गए हैं, उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे और फिर कैप्टिव बंद कर दिए जाते। शायद एक बहाना रखा हुआ है कि कैप्टिव विंडो के अंदर आपको रखा जाए, जब गैस बंदी करनी हो बंद कर दी जाए। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो पहले भी जो हुकूमत आई उन्होंने भी ये बंद कर दिया। अब ये उनके पास गैस है ही नहीं, तो इसलिए तो कनेक्शन नहीं दे रहे, वो कनेक्शन नहीं मिल रहे तो बिजली महंगी से महंगी हो रही है, इसी वजह से टैक्स बहरान में है। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ने भी शहबाज शरीफ ने सोमवार के रोज़ उसके ऊपर कोई डायरेक्शंस दी हैं कि गैस की सप्लाई को मामूल के मुताबिक स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए और टैरिफ को जो है वो फिल फॉर देखा जाए। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को सीरियस नज़र आ रही है और मामला ठीक हो जाएगा? ये हमें नहीं लग रहा कि सीरियस है, क्योंकि वो सिर्फ कह दिया, करेंगी कैसे? उनके पास है ही नहीं गैस, तो कहाँ से देंगे वो? मतलब को हो तो फिर वो आगे सप्लाई देना, उनके पास है ही नहीं, सिर्फ अभी तो बयान ही आ रहे हैं बस। बयान आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोनों दोस्तों का। उन्होंने बहुत ब्रीफली बताया कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये प्रोसेसिंग सेक्टर मिड पॉइंट अगर ये रुकता है तो सब मुंजमद होकर रह जाए, क्योंकि कपड़े ने आना है, ग्रे ने यहाँ से डाई प्रोसेस होकर आगे जाना है वैल्यू एडिशन के लिए। लेकिन अगर ये स्टॉपेज लगाते हैं, जैसे बहुत ब्रीफली उन्होंने रिजवान हाशिम साहब ने कहा कि इस वक्त क्रूशल हालात हैं, गवर्नमेंट को शायद सख्त इकदाम अभी कर लेने चाहिए और वही इकदाम जो हैं वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने में कारआमद साबित होंगे और कुछ सख्त फैसले बाकी चीज़ों में लेने हैं तो यहाँ भी लेके इनको कुछ रिलीफ देना होगा। वज़ीर शहबाज शरीफ तो कहते नज़र आए अपनी का इजलास के अंदर कि इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए, उन्हें सस्ता टैरिफ और कम्पेटिटिव जो रेट्स हैं वो दिए जाएँ अपने तमाम सेक्टर रीजनल के अंदर। तो अगर ये होता है तो यकीनन तौर पर ये जारी रहता है तो इसका फ़ायदा बरामदातों को होगा और ये वाहिद सेक्टर है जिस पर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत सहारा लिए हुए है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब हम बात कर रहे थे एप्टप्मा के नुमाइंदगान से तो उन्होंने अपने मौक़िफ़ सामने रखा कि इस वक्त क्रूशल हालात के अंदर वो लोग हैं, मुश्किल हालात हैं, कारोबार करना नामुमकिन नज़र आता है और ख़ास तौर पर 80% से ज़ायद मुकम्मल तौर पर बंदिश में जा चुके हैं। गैस की सप्लाई नहीं है। कैप्टिव पावर प्लांट के मुतबादल वो कह रहे हैं कि हम कहते हैं बंद करें, लेकिन मुतबादल जिन्होंने अप्लीकेशन दी हैं उनकी सप्लाई जो है दीगर तरीके से बहाल करके उन्हें जो सप्लाई के लिए जो भी मुकर्रर तरीका है वो दिया जाए। हमारे साथ इस वक्त एबूमा के नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले चेयरमैन है सेंट्रल आरिफ हसन मलिक, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। आरिफ साहब, हेम टेक्सटाइल से अभी अब होके भी आए, अच्छा रिस्पांस ग्राहकों का नज़र आया पाकिस्तान की तरफ, लेकिन क्या देखते हैं जब रीजन में आते हैं वहाँ तो ग्राहक आपके क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हमें क्वालिटी चाहिए पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ आते हैं ताहाल अभी तक कोई रेट मौजूद नहीं है कि मैन्युफैक्चर किस चीज़ पे प्रोड्यूस करे, बिजली की कीमत कल क्या होगी, गैस की क्या होगी, सप्लाई होगी किस चीज़ की, इनमें से फिर रिफंड्स क्या मिलेंगे। 3 पॉइंट्स और तीनों मुबहम हैं इस वक्त और माली साल का नए का आगाज़ हो गया और $31 बिलियन का हदफ टेक्सटाइल बरामदत का रखा गया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा $30 बिलियन का एक लैंडमार्क अचीव किया है। ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए, तो इस बात पे मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। और आपने हेमटेक्स का जिक्र किया, उसका भी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के जो स्टैंड्स थे, पाकिस्तान के जो एग्ज़िबिटर्स थे, उनके पास जो विज़िटर्स का बहुत अच्छा फ़्लो रहा और उन्होंने बहुत अच्छा बिज़नेस जो कमिंग टाइम्स में है उसकी जो कंडक्ट करने का एक इंदिया मिला है उन्हें। तो इन चीज़ों की रोशनी में जब हम पाकिस्तान पहुंचते हैं, पाकिस्तान के हालात देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले बात जो है वो एनर्जी की है। उसमें एक तो हमारे पास एनर्जी की शॉर्टेज है। आप देखें कि हमारी जो गैस है वो दिन ब दिन डिप्लीट होती जा रही है और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इवन के गवर्नमेंट ने कहा था बजट में कि हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बहाल रखेंगे और एग्जम्प्ट रखेंगे उनको लोड शेडिंग से, लेकिन उसमें भी 6-6 घंटे बिजली जा रही है। और यही वजह है कि जब डीज़ल इस्तेमाल करना पड़ रहा है फैक्ट्रीज़ को, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ तो बंद हैं, लेकिन जिनको डीज़ल इस्तेमाल करना पड़ रहा है वो वाइबल नहीं है। आप येस्टरडे की न्यूज़ देखें कि पावर लूम वालों ने और दूसरे जो लूम्स एसोसिएशन है उन्होंने
उन्होंने रेट बढ़ाए हैं, उसकी वजह से आपकी चीज़ें रीजन में जो है वो वायबल नहीं रहेंगी, आप महंगे हो जाएंगे। एक तो ये मामला एनर्जी के हवाले से है, फिर एनर्जी की कॉस्ट के हवाले से मामला है। अभी आपकी गैस के जो रेट है वो पहले जो $6.5 था अब $9 हुआ है। इसके साथ साथ आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका 9 सेंट से हमने ये प्रपोज़ किया कि आप एटलीस्ट इसको, जो टेक्सटाइल पॉलिसी है उसमें 7.5 सेंट था, आप इसको 8 कर लें। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक तरह से इशारा भी दिया गया कि हम इसमें ECC में कोशिश करेंगे कि 8 सेंट में आपको पर यूनिट बिजली दी जाए एक्सपोर्ट सेक्टर एंड अलाइड सेक्टर्स को। तो देखिए इसमें क्या बनता है। तो ये मामलात हैं। मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ख़ास तौर पे ये जो अपने एनर्जी सेक्टर में नई डेवलपमेंट की तरफ आए। देखिए अगर हम LNG पे इन्हिसार करेंगे तो दुनिया में LNG आपको उन रेट्स पे ख़रीदनी पड़ेगी जो इस वक्त रेट्स हैं $30 तक भी पहुंच चुके हैं। तो वो वायबल नहीं है। आप LNG इतनी महंगी इंपोर्ट करें, अपने सेक्टर्स को दें और उससे बिजली पैदा करें। मेरा ख्याल है इस वक्त ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने कोल पे इन्हिसार करें। हमारे पास थर में इतने बिलियंस टन जो कोल मौजूद है उसको सिर्फ निकालने का मसला है। आप उसकी बहुत अच्छी जांच पड़ताल करके जिन ब्लॉक्स में से अच्छा कोल जो है जो आपकी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरी कर सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त भी 45% एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। हम अपनी चीज़ों पर इन्हिसार करें। हम इंपोर्ट बेस्ड एनर्जी पे जब आते हैं तो हमारी एनर्जी की कॉस्ट बढ़ती है। जब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दी है तो हम उस पर इन्हिसार करें और उससे बिजली प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। मैं होप करता हूँ कि उससे बिजली सस्ती भी बनेगी और अनइंटरप्टेड सप्लाई भी होगी। अनइंटरप्टेड सप्लाई भी होगी और ख़ास तौर पे इंडिपेंडेंट हो ना कि डिपेंडेंट हो। आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद थे, खालिद नदीम साहब मौजूद हैं, एग्जेक्टिव मेंबर हैं बूमा के। मैं उनकी तरफ बढ़ना चाहूँगा, खालिद साहब की तरफ बढ़ूँगा। आरिफ साहब की जगह पे वो हमें ज्वाइन करेंगे। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं आप भी हेम टेक्सटाइल से होके आए और आपने हमें बताया भी था कि अच्छी रिस्पॉन्स जो है उधर मिला देखने को, लेकिन फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जब जैसे आरिफ साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये चीज़ कही कि आके जब वो कहते हैं ना ज़रब तकसीम करे तो फिर हम कहाँ खड़े हैं, हम फिर कंपेटिटर से नीचे चले जाते हैं तो बरामदा तो फिर कम होंगी। $31 बिलियन का ख्वाब तो ख्वाब रह जाएगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। मैं आरिफ साहब की बात को आगे इंडोज़ करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि हमारे यहाँ करेंसी की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो एक पहले डॉलर जो 211 तक गया है, अभी 203-4 तक जा रहा है। जो एक्सपोर्ट्स में हमें एक एग्जैक्ट फिगर चाहिए होता है कि कस्टमर को चीज़ को सेल करने के लिए, और जो हमारा रॉ मटेरियल्स है या ज़ाहिर बात है वो हमारा 60% इंपोर्ट्स बेस होते हैं उनको प्रोक्योर करने के लिए। एक तो ये चीज़ है कि हमें डॉलर या जो भी हमारी करेंसी रेट्स हैं वो एटलीस्ट स्टेबल होने चाहिए उसकी पर लॉन्ग प्लानिंग के लिए। दूसरा हमारा रीजन वाइज जैसे इंडिया है या दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ बिजली और गैस के रेट हमारे रीजन वाइज कंपैटिबल होने चाहिए। उसमें जैसे आरिफ साहब ने कहा है कि हमें लोकल जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको डेवलप करना चाहिए, लाइक कोल है, हमें उसको फोकस करना चाहिए चूँकि गैस की प्राइसेस ओवरऑल दुनिया में बहुत ज़्यादा है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसको बेस करेंगे तो शायद हम कंपैटिबल नहीं होंगे। अच्छा, एक तरफ लूम इंडस्ट्री ने भी अपने रेट्स बढ़ा दिए, कितने का इफेक्ट करेंगे? जी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो हमने वर्किंग की हुई है वो तो पिछले रेट्स के ऊपर की हुई है। अभी कल उन्होंने एनर्जी कास्ट की वजह से रेट रिवाइज़ किए हैं। अगर हम उन रेट्स को देखेंगे तो शायद हमारे लिए जो चीज़ सेल करना है ना वो फिजिबल ना हो। बहुत शुक्रिया। खालिद नदीम साहब मौजूद थे, मोहम्मद तैयब साहब मौजूद हैं जो कि एग्जेक्टिव मेंबर हैं बूमा के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका शुक्रिया। तैयब साहब आपसे एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि जब हम अपने मुल्क में आते हैं तो रेट की तकसीम करेंगे तो ठीक है, लेकिन इस वक्त एक और प्रॉब्लम है कि बैंकों के पास डॉलर शॉर्ट हो चुका है। जब एलसीज खलवाते हैं, जो ऑर्डर्स इंपोर्ट के लिए आप युआन मंगवाते हैं, कुछ पता है उधर भी एक्सपोर्टर्स परेशान है कि इंपोर्ट बड़ा एक्सपोर्ट के लिए मटेरियल नहीं मिला। बैंकों ने कदगन लगा दी है कि $2500 से ऊपर आपको नहीं मिल सकती, इतने पैसे नहीं, हमारे पास डॉलर मौजूद नहीं है। तो ये एक नया बहरान सर उठा लिया, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग है कोई इंपोर्ट रोकने की? जी नहीं, देखें गवर्नमेंट की प्लानिंग तो बहरहाल हमें नहीं समझ आ रही कि कैसे वो मैनेज करेंगे इसको, क्योंकि हमें तो डॉलर्स चाहिए हैं। इंपोर्ट बेस्ड हमारी जो बल्कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी जो है वो भी इस टाइम रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा 60-70% इंपोर्ट बेस कर रही है, जो तो उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? हमारे पास डॉलर तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं। असल में जो मुझे एक चीज़ है, गवर्नमेंट ने फिर ये भी किया है कि
जो इंटरेस्ट रेट हमारा वो 13.5% का दिया, वो बहुत ज़्यादा है, उससे भी बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। फाइनेंशियल क्रंच में हम नहीं निकल सकेंगे। जहाँ तक बात है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की, तो मेरे ख्याल में हमारे पास बड़ा अच्छा सोर्स था ये विंड मिल वाला, और फिर वो दोबारा वो फिर वैसे ही ऊपर थे, किसी किताबों में बंद हो गया। हालांकि वो बड़ा अच्छा हमारे पास सोर्स है, पाकिस्तान को बड़ा अल्लाह की तरफ कुदरत की तरफ से बड़ा अच्छा वो मिला है, लेकिन उस पर कोई वर्किंग नहीं हो रही। अगर हम वो कर लें तो शायद हमें अपने जो कोल रिज़र्व हैं हमारे वो भी बच जाएंगे, हमें वो बड़ी इजीली वो बिजली मिल सकती है और हमारा बड़ी अच्छी इंडस्ट्री बड़ी अच्छी चल सकती है और अनइंटरप्टेड चल सकती है। लेकिन आप श्रीलंका के साथ बिज़नेस कर रहे थे, क्योंकि मैं 12 प्रोग्राम में इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। यहाँ दुनिया के बाहर इस वक्त पाकिस्तान का रुख कर रहा है। आपने 2-3 ऐसी B2B मीटिंग्स भी अटेंड की पाकिस्तान में। ये ट्रेंड पहले नहीं था, लेकिन अब मुतारिफ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। फ्यूचर पाकिस्तान का रोशन है, लेकिन हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट को कितना पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्टर और हर कोई इस वक्त कह रहा है कि टीम बड़ी अच्छी है, लेकिन टीम ऐसा लगता है को खाइफ है किसी चीज़ों की वजह से, को डर रही है, कुछ फैसले बड़े ब्लंट वो कह रहे हैं सख्त फैसले लेने चाहिए। मेरे ख्याल में कुछ ऐसे सख्त फैसले लेने चाहिए जो कि मौजू भी हों एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। देखें, जब तक अब हमारे मुल्क की हमारी ट्रेड नहीं बढ़ेगी, हम कभी भी नहीं हो सकता कि हमारा मुल्क तरक्की करे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ऑप्शन हैं, बड़े अच्छे हैं, तो हमें करना चाहिए। ये बिल्कुल करना चाहिए। मोहम्मद तईसा मौजूद है। मैं आरिफ साहब की तरफ दोबारा बढ़ूंगा। सेंट्रल चेयरमैन अबूमा। आरिफ साहब, दोनों दोस्तों ने बड़ा ब्रीफली बताया कि इस वक्त बाहर भी मौजूद है और बाहर की तरफ जाने का जो कैपेसिटी है वो भी मौजूद है, लेकिन बड़ा मसला जो इस वक्त दरपेश है वो सिर्फ एक ही है कि हम चाहते हैं कि हमें वो तमाम सहूलियात, तमाम चीज़ें जो गवर्नमेंट हमें दे सकती है वो प्रोवाइड करे, ताकि हम खुल के खेल सकें। क्योंकि वरना 31 अरब यही हमारे पास तो एक चीज़ है इस वक्त मुल्क के अंदर। देखें, मौशी बहरान के अंदर एक ग्रुप खड़ा है जो एक्सपोर्ट्स है, उसमें भी टेक्सटाइल सबसे टॉप पे है। जी देखें, इसमें बड़ी कैटेगोरिकली बात है कि आपके कंट्री को एक्सपोर्ट सेक्टर चला रहा है या आपकी फॉरेन रेमिटेंसेज हैं ये चला रही हैं। अगर इन दोनों को खुदा न खास्ता माइनस कर दे तो आप तो कुछ भी नहीं आपके पास। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को प्रमोट करें, और बल्कि इसमें हमें टोटली इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान को एक प्लानिंग के तहत पिछली कुछ दहाइयों में इसको ट्रेडर्स की कंट्री बनाया गया और इसको जो है वो रियल एस्टेट की कंट्री बनाया गया। तो मैं ये बड़ा वाज़े तौर पे कहता हूँ कि अगर हमने दुनिया में तरक्की करनी है और हमने अपने कंपिटिटर कंट्रीज़ को देखें, आप देखें ना, आप कंबोडिया, वियतनाम और चाइना और इंडिया, बांग्लादेश, इनसे शुरू हो जाएं, किसी मॉडल को आप स्टडी कर लें तो आपके सामने इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी। तो अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए और हमें गवर्नमेंट को इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज़ देनी चाहिए, जिसमें ऑफ कोर्स जैसे पहले जिक्र हुआ कि एनर्जी की अनइंटरप्टेड सप्लाईज होनी चाहिए और एनर्जी की जो कॉस्ट है, एनर्जी की जो सप्लाईज़ हैं वो रीजन में कम्पिटिटिव रेट्स पे होनी चाहिए। जो भी रीजन में रेट है उस हिसाब से हमें होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम अगर महंगे होंगे, वाइबल नहीं होंगे, तो हमारा हाइम टैक्स पे जाना, कस्टमर्स को डील करना, रेट देना, सब कुछ जो है वो नल हो जाएगा। जब हम अपनी चीज़ों को कंपटीशन में बेच ही नहीं सकेंगे तो फिर हमारा उसमें हमारा फ़ायदा नहीं रहेगा। पॉजिटिव लग रही है गवर्नमेंट की काबीना जो इस वक्त आपकी 2 दिन में मुलाकात भी हुई, कितने का आपको लगता है कि ये होपफुल हैं या पॉजिटिव हैं आगे लेके चलने में? देखिए, हमें ये बड़ी एक प्रिविलेज मिली साबका दौर में भी कि हमने उस दौर के फाइनेंस मिनिस्टर उनसे मीटिंग की, अबूमा ने एक्सक्लूसिव मीटिंग की, और अभी भी हमें ये प्रिविलेज मिली कि हमने इस जो हमारे मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमने उनसे भी एक्सक्लूसिव मीटिंग की। और हमें जहाँ तक मौका मिला काम वो भी करना चाह रहे थे, काम ये भी करना चाह रहे हैं। कुछ मुल्की मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से चीज़ें हाथ नहीं आ रही, लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। बड़े मुश्किल डिसीजन इन्होंने लिए हैं, बड़े सख्त फैसले इन्होंने किए हैं। इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा हाई रेट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी ये गुड न्यूज़ हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान पे जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो टल गया है। और आज ही मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की वो पढ़ रहा था कि IMF के साथ भी हमारी चीज़ें ऑन ट्रैक आ गई हैं। तो इस सारे तनाजुर में अगर मैं देखूं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक स्टेबल कंट्री बन जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जो चीज़ें हैं, वो जो पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। मैं ये ज़रूर बात करूंगा कि हमारी पॉलिसीज़ पहले तो बनती नहीं है, बनती हैं तो वो
ख़त्म हो जाती हैं और उन पे कोई चेक नहीं रहता। मैं लास्ट में ये कहूँगा कि जो हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी 5 साल की बनी है, जिसमें 2 साल गुजर चुके हैं, वो स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ बनी थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें कि DLTL जारी रहना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म बेहतर होना चाहिए, एनर्जी के रेट्स बेहतर होनी चाहिए, कॉटन की प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, सब कुछ उसमें डिफ़ाइन किया गया है। तो मैं ये आपकी वसातत से रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि टेक्सटाइल पॉलिसी को बिल्कुल बहाल किया जाए और उसी के मुताबिक, उसी के दिए हुए लैंडमार्क्स जो हैं उनके मुताबिक जो है आप अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का मौका दें। इंडस्ट्री को एक दिए हुए चार्टर के मुताबिक, दिए हुए प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने का मौका दिया जाए ताकि ये ग्रो करे, क्योंकि ये ग्रो करेगी तो पाकिस्तान मौशत ग्रो करेगी, पाकिस्तान मौशत ग्रो करेगी, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। और यही एक इंडस्ट्री है जिसने मुल्की बरामदात में 70% से ज़ायद का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। और अगर ये पेंट्रेट करती है, ये कायम रहती है, इसमें सबसे बड़ा किरदार स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज का है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जनरेट करके दी। अब गवर्नमेंट देखना होगा, नौकरियां भी यहीं से निकलेंगी, पैसा भी यहीं से निकलेगा, तो यहाँ थोड़ा फोकस करें और हालात बेहतर होने के लिए उम्मीद जो है वो एक्सपोर्टर तरफ से जाहिर की गई है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। रीजनल चेयरमैन एप्टमा हमारे साथ मौजूद हैं, नवीद गुलजार साहब, इनसे बात करते हैं इसी मौजू के ऊपर कि गैस की बंदिश और साथ ताहाल अभी तक एनर्जी टैरिफ जो है वो रिवाइज नहीं हो सका, जिसमें गैस कितने की मिलेगी, बिजली कितने की मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर से 2-3 मबहम जो चीज़ें सामने आ रही हैं। कहीं ये रिपोर्ट्स के अंदर ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि 8 सेंट कर दी जाएगी बिजली, जबकि जो 9 MMBTU जो है वो कर दी जाएगी गैस, जबकि दूसरी जगह फिर खबर आती है कि दोनों का रेट 9 कर दिया जाएगा। तो क्या इस वक्त सिनेरियो है और ख़ास तौर पर गैस की बंदिश कितना हिट कर सकती है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ख़ास तौर पर प्रोसेसर्स वो इस वक्त लॉकडाउन की तरफ जा चुके हैं। मतलब नवीद गुलजार साहब मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप, एक बहुत बड़े खुद एक्सपोर्टर हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी एक नाम है क्रिसेंट का, क्या सिनेरियो इस वक्त है? रीजनल चेयरमैन एप्टमा की तरफ से दोनों चीज़ों को सबसे पहले हाईलाइट किया गया, गैस शॉर्टेज के ऊपर भी कि गैस की बंदिश एक बिल्कुल मौत साबित होगा, और ख़ास तौर पे 8 तारीख को 9 से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, तो ये 12 तक 5 छुट्टियां ये भी ऐड हो जाएंगी। ये कम और बेश 12 दिन का एक लंबा पीरियड होगा। उसके बाद 13 को गैस आती है, ये फिर सवाल खड़ा हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया अभी तक नया एनर्जी टैरिफ रिवाइज नहीं किया गया, तो किसी को ये पता नहीं कि बाहर के साथ क्या रेट बुक करें, कितने पे हमें पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग क्या होगी। ये सारी बड़ी मुबहम सिचुएशन है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि गैस की बंदिश की वजह से बहुत से हमारे भी यूनिट्स जो हैं, एप्टमा के मेंबर्स हैं, उनके यूनिट बंद हैं, क्योंकि वो उनके पास जो है दोनों ज़राए थे, गैस से और बिजली से वो अपने यूनिट्स को चलाते थे। अगर गैस बंद हो जाती, बिजली उनकी इतनी वाफर नहीं थी कि वो पूरा यूनिट चला सकें। बिल्कुल हमारे साथ एक यूनिट है, वो जो है उसका 33% कम्प्लीटली क्लोज हुआ हुआ है, क्योंकि उनका दारोमदार गैस की सप्लाई के ऊपर था। तो जो गैस नहीं होगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बैडली हिट होंगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, आगे प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो जो वो एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो कमी आने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। जो दूसरी आपने बात की है बिजली और गैस के टैरिफ की, उस पर मुतअद्दिद मीटिंग हो चुकी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्टमा जो है पहले मुसद्दिक मलिक साहब से मिली थी, फिर मिफ्ताह इस्माइल साहब से, नवीद कमर साहब से, और बहुत दफ़ा मिल चुकी है और ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसको, क्योंकि ये 30 जून को रीजनल एनर्जी टैरिफ था वो एक्सपायर हो चुका है। आज के दिन में जो हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, हमें नहीं पता कि गैस का, बिजली का टैरिफ क्या होगा। जैसे आपने कहा है कि इंडिकेशन 8 से 8.5 सेंट और $9 की दी गई है, लेकिन बजट के अंदर टोटल इसकी सब्सिडी जो एयर मार्क की गई है वो 60 बिलियन है, और जो हमने इनिशियल कैलकुलेशन की है इसके लिए 260 बिलियन रुपीस चाहिए। वो 260 बिलियन रुपीस कहाँ से आएंगे, कैसे बजट किया जाएगा, और IMF क्या इस चीज़ को मानेगा कि नहीं मानेगा, ये बहुत बड़े सवालात हैं।
ये आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि जब तयन किया गया बड़ा लागत कम रखी गई, जबकि आगे आने वाले दिनों में इसकी मज़ीद खपत जो है बढ़ेगी और ज़रूरत है उसके मुताबिक आपने बजट सही कहा कि 260 की ज़रूरत है, ऊपर सिर्फ 60, तो 200 अरब कहाँ से आएगा, ये एक बड़ा एक खड़ा सवाल हो जाएगा। फिर एक और चीज़ बड़ा सिनेरियो हो गया कि गवर्नमेंट ने कहा था कि ये तो ये अच्छी चीज़ थी, DLTL क्लियर हो गए, फास्टर सिस्टम का तमाम रिफंड्स जारी कर दिए गए, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या आया माली साल नए आगाज़ के साथ गवर्नमेंट क्या प्लान लेके आ रही है, ये भी किसी को नहीं पता। अब सब एक्सपोर्टर एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या वो बोनस वाउचर जो इन्होंने अनाउंस किए थे वो आ जाएंगे, क्योंकि मिस्टर इस्माइल से कोई चैम्बर के नुमाइंदगान की बात हुई तो उन्होंने बोनस वाउचर्स की जिक्र किया था, वो क्या बोनस वाउचर होंगे, कैसे मिलेगा, उसमें भी कोई नहीं पता, और DLTL के कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर भी बड़ी, और फास्टर सिस्टम पर भी इन्होंने कहा था हम अपना सिस्टम लेके आएंगे, तो उसके ऊपर भी सिचुएशन बड़ी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट अभी इस वक्त कर रही है जी फायर फाइटिंग में ये है कि डॉलर कम है, इंपोर्ट के लिए डॉलर ज़्यादा चाहिए, तेल ख़रीदने के लिए डॉलर चाहिए, हर चीज़ के लिए डॉलर चाहिए, तो अब डॉलर के इंतज़ाम में गवर्नमेंट लगी हुई है। जो ये वाली बाकी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आगे DLTL का कौन सा सिस्टम होगा, किस तरीके से अगर ये वाउचर स्कीम आनी है तो आ जाए, पता चल जाए हमें क्या वाउचर स्कीम है, ताकि आगे मेरे बायर को भी पता हो, मेरे एक्सपोर्टर को भी पता हो कि क्या किस तरीके से मुझे पैसे मिलने हैं, आगे हमने माल बुक करने हैं, कैसे बुक करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त एक मुबहम है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो वो भी क्लियर होना सख्त ज़रूरी है। थोड़ा बहुत काम चले फायर फाइटिंग का करने, डॉलर का इंतज़ाम करते हुए वो भी करें, लेकिन साथ साथ जो आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी हुकूमत एक्सपोर्टरों को, टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरर्स को दे कि क्या उनका दिमाग में क्या चीज़ है, व्हाट दे वांट टू डू विद द इंडस्ट्री, ताकि हमें पता हो कि इंडस्ट्री किस तरह चलानी है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ सवाल होगा कि गवर्नमेंट कह रही है कि इस बात कमोबेश 22 से 24 अरब के करीब अभी तक वो फिगर्स तो आनी है कि टेक्सटाइल बरामदात हुई हैं, जो मुकम्मल तौर पर 32 अरब की बरामदात में से अप्रॉक्सीमेटली 80% से ज़्यादा तो यही ले गए हैं, लेकिन इस अगले साल वो कह रहे हैं $31 बिलियन का हमारा टारगेट है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो। क्या लग रहा है कि ये सब सिनेरियो के अंदर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जहाँ फाइनेंशियल ईयर के पहले मंथ में बहुत सारे क्वेश्चन लेके बैठे हैं, वहाँ आने वाले दिनों में ये बरामदात इतनी बड़ी फिगर्स को टच कर सकती है? मेरा वैसे ज़ाती ख्याल में ये बरामदात इस फिगर्स को टच नहीं करेंगी। दुनिया में एक रिसेशन है, आपने मुख्तलिफ स्टोर्स का भी देखा होगा कि उनका इन्वेंट्री लेवल 25% बढ़ा हुआ है। जो जब दुनिया में एक रिसेशन होता है तो फिर जो है टेक्सटाइल की बरामदात के ऊपर ख़ासा असर पड़ता है। तो पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो टेक्सटाइल के हवाले से शायद इस लेवल को टच ना कर सकें, और फिर आप देख रहे होंगे कि जो कॉटन की प्राइस है वो भी कम हो रही है। जब वो यूनिट प्राइस कम होती है, चाहे क्वांटिटी उतनी ही रहे, जब यूनिट प्राइस कम हो जाएगी तो उसका असर ओवरऑल बरामदात के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। एक अगर हम लोकल सतह पे आ जाएं तो पावर लूम, कॉटन पावर लूम्स और दूसरे पावर लूम्स वाले इस वक्त बड़े शदीद एहतजाजों पे जा चुके हैं। 8 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे दी गई। उसके बाद रेट्स रिवाइज़ कर दिए गए कि रेट्स बढ़ाएंगे जाएंगे, अगर ना बढ़ाया जाए तो हम ऑर्डर नहीं पकड़ेंगे। क्या लोकल मार्केट के अंदर जब हम जाते हैं तो ताजर कहते हैं जी 1 मीटर की गाहकी मौजूद नहीं है, लोकल मार्केट बड़ी डिस्टर्ब है, सारे इस वक्त डिपेंडेंट हैं इसी बरामदात के ऊपर। वो बरामदात किसकी हैं? टेक्सटाइल की। लेकिन टेक्सटाइल की तरफ देखें तो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बारहा कह चुके हैं कि हमें टेबल टॉक के ऊपर ले आएँ, हमें बात करें, बल्कि एक्सपोर्टर तारीफ़ करते हैं कि टीम अच्छी मौजूद है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि टीम किस परेशानी में कि हमारे साथ राब्ते नहीं किए जा रहे। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा इकोनॉमिक सिचुएशन को समझना पड़ेगा। अभी पीछे क्या हुआ था कि पिछले 4-5 महीने में, 6 महीने में आपने देखा होगा कि कॉटन की प्राइस जो है वो तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये से बढ़ के तकरीबन 22-24 हज़ार रुपये तक चलेगी। अब वो रैशनलाइज हो रही है, कॉटन की प्राइस वो कम हो रही है। इस वक्त कल के सौदे तकरीबन 17,000 के ऊपर हुए थे, पंजाब में मैं पढ़ रहा था। जब 17,000 के सौदे होंगे तो नेचुरली जो है यान की प्राइस भी कम होगी। जब यान की प्राइस कम होगी तो डोमेस्टिक कपड़ा भी सस्ता होगा। तो अभी तो कपड़ा इतना महंगा हो गया था कि क़ुव्वत ख़रीद से लोगों की बाहर चला गया था। जब ये हर इकॉनमी का जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ अपने आप को प्राइसेस को रीएडजस्ट करेंगी, तो मुझे तो भरपूर उम्मीद है कि एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान की इंक्रीज़ करेगी और डोमेस्टिक जो कारोबार है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत तेज़ी आएगी।
एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को आप एज ए रीजनल चेयरमैन क्या कहेंगे कि इस वक्त सबसे इनिशियल स्टेप्स कौन से हैं जो हमें ले लेने चाहिए और एक्सपोर्टर के साथ मिलकर क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें वाज़े कर देनी चाहिए ताकि हर कोई मेंटली तैयार होकर अपने बाहर के साथ हर चीज़ के साथ मिलकर अपने ऑर्डर्स मेंटेन करे जाए, आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर सकें। देखिए एप्टमा ने एक रीजनली एनर्जी टैरिफ की एक स्टडी कराई है। हमने काफ़ी इसके ऊपर पैसे खर्च करके कंसल्टेंट रख के एक स्टडी की है। वो जो है वो जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एनर्जी कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर भी वो डिस्प्ले की गई थी पॉलिसी कि पाकिस्तान के जो मुल्क जिनके साथ हमारा मुकाबला होता है जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, चाइना है, तो वहाँ पे एनर्जी टैरिफ क्या है। हम लोग एज ए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर ये नहीं कहते कि हमें बिल्कुल मुफ्त बिजली दे दीजिए, हम कहते हैं कि हमें एनर्जी जो दी जाए वो रीजनली कम्पेटिटिव टैरिफ के ऊपर दी जाए, जो मेरे साथ वाले मुल्क को एनर्जी मिल रही है वो वही मुझे मिले। सबसे पहले अगर एनर्जी टैरिफ एज सून एज दे आर अनाउंस इज़ बेटर। तो कल शायद मुलाकात हमारे जो है सेंट्रल चेयरमैन की थी एनर्जी मिनिस्टर के साथ, क्योंकि देखें पहले तो एनर्जी मिनिस्टर ने या पेट्रोलियम मिनिस्टर ने समरी मूव करनी है ईसीसी में, ईसीसी से वो अप्रूव होनी है, देन इट विल गो टू कैबिनेट, देन इट विल बी नोटिफाइड। तो अभी तक तो पहला स्टेप ही नहीं हुआ, मिनिस्ट्रीज़ ने भी समरी मूव नहीं की। सबसे पहला स्टेप तो जो है वो तो है कि ये अनाउंस कर दें कि एनर्जी टैरिफ क्या होंगे और उसकी जो अप्रूवल्स के ऊपर एक सिस्टम शुरू हो जाए। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि जो बाकी हम DLTL के मसाइल हैं, हमारे फास्टर जो सेल टैक्स के मसाइल हैं, हमारे दूसरे जो मसाइल हैं, उनके ऊपर बाद में गुफ्तगू चलती रहे। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज़ अनाउंसमेंट ऑफ द एनर्जी टैरिफ। सबसे पहले एनर्जी टैरिफ जो है वो अनाउंस किया जाए, क्योंकि इस वक्त मैन्युफैक्चरर्स को पता चले कि वो कहाँ खड़ा है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग किस कॉस्ट पे करनी है, ग्राहक को कीमत का देनी, बहुत ही कैटेगोरिकली उन सारी चीज़ें जो हैं बड़ी तफसील से गुफ्तगू के अंदर क्लियर की। मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त के लिए क्योंकि अगर आपके पास अपने स्टेक होल्डर्स को सुनने का वक्त मौजूद है तो मेरे ख्याल में हमारा भी काम ये है कि इनकी बात आप तक पहुंचाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वक्त पूरे मुल्क का सिनेरियो जो डिपेंडेंट है हमारी, हमें इस वक्त डॉलर्स चाहिए, हमें बरामदात करनी है। बरामदात करने के लिए बरामदादर जो हैं, जो इस वक्त बरामदात कर रहे हैं लोग, एक्सपोर्टर्स हैं, इनके मसाइल फिलफौर हल कर दें, मुल्क इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। और मिफ्ता इस्माइल जैसे कह भी रहे हैं कि हमारे आने वाले 2-3 महीनों के बाद सिचुएशन बेहतर हो रही है और हम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में इनके साथ ताउन ज़रूर करना चाहिए ताकि चीज़ें बेहतर होती दिखाई दे और मामलात को फिल फॉर काउंटडाउन जो इस वक्त कैप्चर करते हुए हल की तरफ लेके जाना चाहिए ताकि मामलात बेहतर हो सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।